आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक का जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इट बाय द मींस ऑफ द डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द surfaces of the contact when one body slides, rolls, tend to do so on the surface of the another body। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जब भी कोई दो सरफेसेस होंगे, उन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, अगर ये वन बॉडी है, सेकंड बॉडी अगर डस्टर रखता हूं, तो ये दोनों बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्लियर? अब सबसे पहले सारी स्टोरी कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, कितने तरह का नहीं होता है और क्यों क्यों होता है, उन सबसे डिस्कस करने के पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन का कंसेप्ट आया कहां से। क्लियर? ऐसे तो नहीं है ना फ्रिक्शन ऐसे ही बेसिकली हमने एक डेफिनेशन बनाने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं ना कहीं तो कुछ ऑब्जर्वेशन हुई होंगी। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है? सो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल भी आपके सामने, कोई टेबल है जिसके ऊपर कोई मैसी बॉडी ए है या डस्टर है और मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बॉडी ये है, अब ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, स्टैटिक पोजीशन पे है, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ, जिस फोर्स लगाता हूँ, मान लीजिए 1 न्यूटन लगा रहा हूँ, 1 न्यूटन के बाद भी ये मूव नहीं किया, 2 न्यूटन लगाता हूँ तब भी मूव नहीं किया, फोर्स लगाता हूँ 3 न्यूटन लगाया तब भी मूव नहीं किया। ठीक है, तब मूव नहीं किया। अब एक फोर्स लगाता हूँ जो इसकी लिमिट से बियॉन्ड है, तो उसके बाद से ये स्लाइड मूविंग हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये पहली काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसको मैंने फोर्स लगाया, वो मूव कर दी और मूव करने के बाद धीरे धीरे एक वेलोसिटी से मूव कर रही है और आगे जाके रुक जाएगी। अब वो रुकी क्यों? अगर वो बॉडी एक मोशन में आ गई है तो वो रुकी क्यों? या अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो ये रेस्ट पे क्यों है? कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे जिस वजह से ये बॉडी इस पोजीशन पे है। तो उस चीज को हमने क्या कहा? एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स का, जिसको हमने वर्ड दिया फ्रिक्शन, जिसको डिफाइन किया, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट if it is two body system। Clear? When one body slide, rolls, tend to do so on the another surface। अगर एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर कुछ रोल करना चाह रही है, स्लाइड करना चाह रही है या कुछ और, तब एक फ्रिक्शन, एक अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्लियर? आगे फ्रिक्शन को हमने कैटेगराइज किया हुआ है 4 बेसिक कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी स्टैटिक, दूसरी कैटेगरी स्लाइडिंग, तीसरी कैटेगरी रोलिंग, फोर्थ कैटेगरी फ्लूइड फ्रिक्शन। क्लियर? इन स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या लेते हैं, हम क्या मानते हैं? हम इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं कि अगर एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी अभी मूव नहीं कर रही, और जब तक वो बॉडी मूव नहीं कर रही, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मींस अगर हम इसे डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम इनटू प्ले between the surfaces of the two bodies before the body actually start moving। कहने का मतलब जब तक वो बॉडी मूव नहीं कर रही, उससे पहले जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे एक
स्टैटिक फ्रिक्शन में एक चीज समझने वाली चीज है, वो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरह से भी हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टैटिक फोर्स में एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। किस तरह से? मान लेते हैं कि ये मार्कर है, डस्टर है, ये हमने यहाँ प्लेस किया और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, हमारा अपोजिंग फोर्स लग रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 10 न्यूटन। अब क्या होगा, मान लीजिए हमने इसको पुश किया इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन के साथ, तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 10 न्यूटन की। सो इसका ये मीनिंग, क्या ये मीनिंग है कि अब बॉडी बैक रिवर्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन के साथ मूव करेगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और ना ही आपने कभी देखा है, और ना ही ऐसा कभी कुछ होता है। अगर आपने इसके ऊपर न्यूटन लगाया, 7 न्यूटन लगा दिया, 7 न्यूटन लगाया, स्टिल वो कैपेसिटी से बिलो है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 3 न्यूटन के साथ रिवर्स में बॉडी मूव करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। सो मीन्स उस फोर्स की एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। ठीक है, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा 10 न्यूटन या 11 न्यूटन, ओनली देन दैट मूवी विल स्टार्ट मूविंग। डन? तो इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ भी एक्सप्लेन करते हैं। वो अक्कर कब होता है? वो अक्कर्ड होता है जब कोई बॉडी मूव करने लगती है। ये एग्जांपल है, टेबल है, वुडन ब्लॉक है, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन जनरेट हुआ इस डायरेक्शन में, हमने फोर्स इतना लगाया कि बॉडी मूव कर गई। अब जब बॉडी मूव कर रही है, उस वक्त जो उसके ऊपर फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, अपोजिंग फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। जिसको हम डिफाइन करना चाहें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन one surface is in steady motion over the other surface, that is called as a kinetic friction. कहने का मतलब जब वो बॉडी उस फ्रिक्शन के ऊपर, एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव होना शुरू हो गई, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? अब इन दोनों चीजों को हम एक डायग्राम से या एक ग्राफ से समझना चाहे तो ये है क्या? एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं अप्लाइड फोर्स, कि हमने किसी ब्लॉक के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया। क्लियर? और वाई एक्सिस पे लिखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जनरेट कितना हुआ। क्लियर? तो वो कुछ इस तरह से बनता है, इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये इतना रीजन जो आपका डील करता है, दैट इज रिलेटेड टू दी स्टैटिक लिमिट, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? और उसके बाद जो ये रीजन डील करता है, ये जो रीजन रहा आपका ये वाला पोर्शन, दैट इज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मीनिंग ये है, यहां से लेके बॉडी जब तक यहां तक का फोर्स नहीं लगेगा, वो बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। उसकी इतनी लिमिट है, उसकी फ्रिक्शन की इतनी लिमिट है, रेजिस्ट करने की लिमिट है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। जब कोई अप्लाइड फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होगा, तभी वो बॉडी मूव करना शुरू है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं, दो की तो बात कर ली हमने, स्टैटिक की बात कर ली, स्लाइडिंग की बात कर ली। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन जनरली कहाँ होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वो रोल कर रहा है, उस वक्त क्या फ्रिक्शन लग रहा है? हमारे मैक्सिमम डेली लाइफ और डेली यूजेस के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, या एक इम्पैक्ट बोले तो एक बहुत ज्यादा रोल है।
क्योंकि हमारी डेली लाइफ रोलिंग फ्रिक्शन के बिना काम ही नहीं कर सकती। हमारी साइकिल ले लीजिए, बाईसाइकिल ले लीजिए, कार ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वहां पे हमारा रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट होता है। क्लियर? रोलिंग फ्रिक्शन पे मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब मुझे बात करनी है कॉजेज की कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है। जनरली कॉज क्या हुआ, हम जनरली दो तरह के इसके कॉज लेते हैं। पहला कॉज लेते हैं इंटरलॉकिंग, दूसरा लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर? इंटरलॉकिंग मीन्स क्या है कि हम मानते हैं और मानते नहीं, रियल में ऐसा होता है कि कभी भी हम किसी सरफेस को हमें देखते हैं, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को आप नेक्ड आई से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत स्मूथ है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जब आप इसको स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, टेम से देखोगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो दे सर्फेसेस अपीयर एज ए रफ सर्फेसेस। अब जब रफ सरफेस अब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, सो दे गेट क्रिएट ए इंटरलॉक मीन्स, अगर मैं इन दो सरफेस की बात करूं, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, अपर लोअर, सो दे गेट क्रिएट ए इंटरलॉकिंग, क्लियर? इंटरलॉकिंग बिटवीन प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन। सो ये इंटरलॉकिंग जो आती है, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे स्टेशनरी रह पाता है। ये पहला कॉज है। दूसरा कॉज हम मानते हैं कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं तो इन दोनों के बीच में सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट में एक एटॉमिक अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है। उस एटॉमिक इंटरेक्शन की वजह से भी वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स इतना नहीं लगता कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, तब तक वो ऑब्जेक्ट वहीं रेस्ट पोजीशन पे रहता है। क्लियर? सो ये कुछ इसके बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है। क्लियर? होप आज का जो फ्रिक्शन का टॉपिक है आपको एक स्मूथ वे में समझ आ गया हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया हो तो हिट ऑन दी सब्सक्राइब एंड वन लाइक प्लीज। टू गेट a desired notes, in the description box I have provided a basic link. You can hit on the link and download the notes from there. Thank you very much. Have a nice day.